हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ यानी कि आवर्त गुण। जब आप किसी भी तत्व के गुणों की बात करते हैं, जब आप प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं एलिमेंट्स के, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़नी है पीरियोडिक टेबल में। सबसे पहले तो उनका एटॉमिक रेडियस कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है। फिर आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, विद्युत धनात्मकता, साथ में आयनाइजेशन एनर्जी जिसको आयनन विभव भी कहते हैं और आयनन ऊर्जा भी कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं जब आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, किसी को इलेक्ट्रॉन आपको निकालना हो किसी एलिमेंट से, किसी एटम से, उसके बाहतम कोश यानी आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना जो होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं आयनन विभव, आयनन ऊर्जा यानी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी का टर्म। एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, जब हमें किसी एटम में इलेक्ट्रॉन जोड़ना होता है, उसमें ऐड करना होता है किसी के बाहतम कोश में, तो उसे कहते हैं, उस एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट की। लेकिन जब पीरियोडिक टेबल में हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं और जब ग्रुप में यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, तो इन प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ पीरियोडिसिटी आती है, कुछ आवर्तता आती है, यानी कि ये प्रॉपर्टीज़ या तो बढ़ेंगी या घटेंगी। तो क्यों होता है और कैसे होता है, उसको समझने के लिए सबसे पहले इस डायग्राम को आप समझ लेंगे तो आपके लिए आगे का जो एक्सप्लेनेशन है वो एकदम इजी हो जाएगा। आप खुद से अपने आप को एक्सप्लेन, किसी को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर है वो बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है, कब घट रहा है, कब बढ़ रहा है। सारे रीज़न जो है वो आपको इस डायग्राम में समझ में आ जाएंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने ग्रुप नंबर्स यहाँ पे लिख लिए 1 2 3 4 5 6 7। जो ग्रुप्स होते हैं वो वर्टिकल कॉलम होते हैं, इस तरह से आपके वर्टिकल कॉलम आपके ग्रुप कहलाएंगे। जो आपके आवर्त होते हैं वो आपकी हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। ये देखिए पीरियड है, ये फर्स्ट पीरियड है, इसमें वैसे तो केवल 2 एलिमेंट ही प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 3 4 5। तो होता क्या है, यहाँ पर जब आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो उसका पीरियड नंबर सेम रहता है, जो आवर्त संख्या होती है वो क्या रहती है, समान रहती है। लेकिन ग्रुप क्या होता रह जाता है, चेंज होता जाता है। और ग्रुप नंबर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, यानी कि सेम पीरियड उसी आवर्त में, उसी शेल में, उसी कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और जब आप किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हो, ग्रुप में आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो उस कंडीशन में क्योंकि उसके पीरियड चेंज हो रहे हैं, जो उसके आवर्त हैं वो बदल रहे हैं, तो उसमें कोशों की संख्या क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है वो देख लेते हैं। तो देखिए होता क्या, आपको पता है कि जो आपका न्यूक्लियस, आपका जो नाभिक होता है वो धन आवेशित होता है यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं वो आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं यानी कि ऋण आवेशित होते हैं। इतनी चीज आपको क्लियर है। अब फॉर सपोज कि आपका आवर्त संख्या समान है, हम यहाँ पर थर्ड पीरियड की बात करते हैं। थर्ड पीरियड में जब ग्रुप नंबर 1 होगा तो बाहतम कोश में केवल यानी यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तीसरी शेल में। अगर आप, तो होता क्या है कि जब आपका पीरियड नंबर यहाँ पे 3 लिया आपने, आवर्त संख्या 3 है, तो आपने यहाँ पर पहले ग्रुप में यहाँ पर सिर्फ जो तीसरा शेल है, जो तीसरा कोश है, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे ही जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते जाएंगे तो आपका पीरियड यानी कि कोश क्या है, समान रहने वाला है। कोश का जो साइज होगा, जो शेल का साइज है वो आपका सेम रहने वाला है, लेकिन उसी कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ने वाले हैं। तो जब आपकी कोश संख्या समान रहे यानी कि शेल नंबर सेम रहे और आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बढ़ेंगे, क्योंकि आप जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो एटॉमिक नंबर चेंज होता है। तो जैसे जैसे आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, प्रोटॉन बढ़ेंगे, तो प्लस और माइनस चार्ज जो है वो इंक्रीज होगा, जो ऋण आवेश है और जो धन आवेश है वो बढ़ेगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऋण आवेश और जो धन आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो जब मान लीजिए 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन है तो थोड़ा कम अट्रैक्शन होगा, कम आकर्षण होगा। 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन उसी कोश में, एक ही कोश में, तो आकर्षण क्या होगा, बढ़ेगा। 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, आकर्षण और बढ़ेगा। इसी तरह से जब लास्ट में हम पहुंच जाएंगे, फॉर सपोज कि 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो आपका जो अट्रैक्शन है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस अट्रैक्शन के बढ़ने की वजह से, इस
आकर्षण के बढ़ने की वजह से होगा क्या, जो नाभिक है आपका वो तो कहीं जा नहीं सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। तो उस कंडीशन में बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो थोड़ा सा नाभिक की तरफ क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। और जब नाभिक की तरफ इलेक्ट्रॉन खिंचेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या अपनी कोश को छोड़ करके तो आएगा नहीं, अपने शेल से बाहर तो जाएगा नहीं। तो उस कंडीशन में शेल को क्या होना पड़ता है, छोटा होना पड़ता है। तो शेल क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। कोश का जो आपका साइज है, जो आपका आकार है वो छोटा हो जाता है। तो जैसे जैसे इसीलिए जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में, तो आपका जो नाभिक का आकर्षण बल है, जैसे न्यूक्लियर अट्रैक्टिव चार्ज या न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज कहते हैं, वो बढ़ता जाता है। रीज़न क्या है, पीरियड सेम रहता है, आवर्त समान रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो आकर्षण बल होता है वो आपका बढ़ता जाता है। तो ये एक रूल हो गया। दूसरा कि जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो तो उस कंडीशन में आपके पीरियोडिक नंबर जो है, आवर्त संख्या, वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, फर्स्ट ग्रुप के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ। सिर्फ पहले ग्रुप के लिए जब n=1 होगा तो इसमें सिर्फ एक शेल होगा, एक कोश होगा। 2 कोश हो जाएंगे, 3 कोश हो जाएंगे पीरियड नंबर 3 के लिए, फिर 4 हो जाएंगे 4 के लिए, 5 हो जाएंगे 5 के लिए। तो इस तरह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे देखिए अब ग्रुप नंबर सेम है, वही एक इलेक्ट्रॉन होगा, बाह्यतम कोश में सब में एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, लेकिन जो साइज है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इस कंडीशन में यहाँ पर जो न्यूक्लियस है उसका जो अट्रैक्शन है इस आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन पर, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये 2 बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है कि जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव अट्रैक्शन होता है, जो नाभिक का जो आकर्षण बल होता है बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर, बाह्यतम कोश पर, वो बढ़ता जाता है पीरियड में लेफ्ट टू राइट, यानी कि आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाने पर। रीज़न होता है कि बाएं से दाएं तरफ जाने पर आवर्त संख्या समान रहती है, कोश आपका समान रहता है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। और इसी का उल्टा जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, तो वर्ग आपका सेम रहता है, लेकिन जो नंबर ऑफ शेल्स हैं, जो कोशों की संख्या है, वो बढ़ती जाती है, जिस वजह से नाभिक का जो आकर्षण बल है बाह्यतम कोश पर, वो दूर होते जाने की वजह से कम होता जाता है। ये डायग्राम ध्यान में रखेंगे तो आपको जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएंगी। गुड मॉर्निंग क्लास। कल का हमारा जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें मैंने कहा था कि अब हम लोगों को जो हमारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि हमारा एटॉमिक रेडियाई है, जो परमाणु त्रिज्या होती है, या आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इनके बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी तत्व की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से आप क्या समझते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल से आप क्या समझते हैं, और आवर्त में यानी कि पीरियोडिक टेबल में या आवर्त सारणी में जब आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, जब ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, तो इन सारे गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ का क्या पैटर्न होने वाला है, किस तरह से हम इन्हें लर्न कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। और जिसके लिए मैंने आपसे कहा था कि एक डायग्राम अगर आपने समझ लिया तो आपको उन सारी जो घटनाएं हो रही हैं, जो भी प्रोसेस हो रही, जो भी पैटर्न बढ़ रहा है, घट रहा है, वो आप ईजिली समझ सकते हैं। तो देखिए वो डायग्राम मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ। ये डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया हुआ था, जिसमें मैंने बताया था कि ये आपके जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये आपके ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्ग को दर्शा रहे हैं, जो कि आपके जो है ऊर्ध्वाधर स्तंभ होंगे। इस तरह से ये आपके ग्रुप्स बने होते हैं। वर्टिकल कॉलम्स में आपके क्या होते हैं, यहाँ पर ये ग्रुप्स होते हैं। और जो ये आप हॉरिजॉन्टल रोज देखेंगे ये आपके पीरियड्स होंगे, यानी कि ये आपके आवर्त होते हैं। तो जब हम पीरियोडिक टेबल बनाते हैं तो हम ग्रुप में किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जा सकते हैं और आवर्त में बाएं से दाएं तरफ मूव करते हैं। तो उस कंडीशन में जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज होती हैं। रीज़न बताया था कि जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो जो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो तो समान रहती है, तभी उन्हें हमने एक वर्ग में एक ग्रुप में रखा हुआ है, जिसकी वजह से इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जो केमिकल चेंजेस के लिए रीजनेबल होते हैं, आंसरेबल होते हैं, यानी कि जो कारण होता है, जो भी परिवर्तन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान की वजह से ही होते हैं। तो यहाँ पर सबके बाह्यतम कोश में समान इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ग्रुप में ही
एक ग्रुप में आने वाले सारे एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं, वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। लेकिन एक छोटा सा फिनोमेना ये होता जाता है कि जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो पीरियड्स यानी आवर्त आपके बढ़ते जाते हैं। और जब आवर्त बढ़ते हैं तो कोशों की संख्या बढ़ती है। जैसे जैसे कोश बढ़ेंगे तो जो बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से दूर होता जाता है। नाभिक से दूर होने की वजह से नाभिक का जो आकर्षण बल है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो इस इलेक्ट्रॉन पर कम होता जाता है और इस वजह से ही जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं उसमें चेंजेस आते हैं। दूसरा, जब हम आवर्त में लेफ्ट टू राइट यानी पीरियड में हम जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, बाएं से दाएं तरफ जाते हैं, तो आवर्त सेम रहता है, पीरियड सेम रहता है, जिसकी वजह से कोशों की संख्या समान रहती है। कोशों की संख्या समान रहने के बाद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी कोश में, समान कोश में, जैसे कि यहाँ पर अगर हम पहले ग्रुप की बात करें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा बाह्यतम कोश में। अब आगे बढ़ गए, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, दूसरे ग्रुप में आ गए तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3, 4, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। अब देखिए, नाभिक है और कोश आपके समान है, तो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होंगे, जो पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, वो दोनों इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से इन दोनों का आकर्षण बल लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इंक्रीज होता जाता है और इस वजह से हमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है उसका नाम है परमाणु त्रिज्या, यानी कि एटॉमिक रेडियस। हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है क्या कहती है, देखते हैं। परमाणु त्रिज्या यानी कि एटॉमिक रेडियस। आपने एक एटम का स्ट्रक्चर देखा है, एक परमाणु की संरचना देखी है। कैसी संरचना होती है कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है और उसके चारों तरफ शेल्स यानी कि कोश पाए जाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु त्रिज्या का मतलब क्या होगा, अगर आप इसको इन कोशों को या जो परमाणु का जो स्ट्रक्चर है, जो एटम का जो स्ट्रक्चर है, उसको सर्कुलर ऑर्बिट माने, अगर आप वृत्ताकार माने, तो हर वृत्त की एक त्रिज्या होती है। जो क्या होती है, आपने त्रिज्या के बारे में पढ़ा होगा कि जो सेंटर होता है हमारा, सेंटर से लेकर के जो सरकमफ्रेंस यानी परिधि, जो केंद्र है, केंद्र से लेकर परिधि तक की जो दूरी होती थी वो क्या मानी जाती थी, त्रिज्या मानी जाती थी। उसी तरह से किसी परमाणु के लिए त्रिज्या क्या होती है, किसी भी परमाणु के लिए त्रिज्या का मतलब यानी किसी एटम के लिए रेडियस का मतलब होता है किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कोश के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। भाई, जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होगा, जो सबसे बाह्यतम कोश होगा, वही उसके लिए परिधि का काम करेगा। तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो नाभिक से लेकर, न्यूक्लियस से लेकर, किसी भी परमाणु के नाभिक यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस से लेकर, क्योंकि न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेंटर में होता है, केंद्र में होता है, तो नाभिक से लेकर के जो परमाणु तक की क्या होगी, जो बाह्यतम कोश तक की जो दूरी होगी, वो परमाणु त्रिज्या यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल or the electron present in the outermost shell, that distance will called atomic radius। उसको हम क्या कहेंगे, परमाणु त्रिज्या कहेंगे। ये देखिए, एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल इन विच इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। फिर इसके बाद ये जो एटॉमिक रेडियस, जो परमाणु त्रिज्या होती है, अब किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी तत्व के अंदर जो परमाणु होते हैं, केवल एक परमाणु तो होगा नहीं, उसमें तो कई सारे परमाणु होंगे। और ये जो एटम्स हैं, जो परमाणु हैं, मिलकर के क्या अणु बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी एटॉमिक रेडियस है उसको इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला पार्ट आता है सहसंयोजक त्रिज्या यानी कि कोवेलेंट रेडियस। आप समझ गए होंगे नाम से कि जहां पर भी जो मॉलिक्यूल, जो अणु है, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, सहसंयोजी आबंध बनाएगा, वहां पर कोवेलेंट रेडियस मेजर करी जाएगी। अब ये कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, तो कोवेलेंट बॉन्ड 2 एटम के बीच में बनता है, 2 परमाणुओं के बीच बनता है। तो कह रहे हैं समान परमाणुओं से बने किसी यौगिक के अणु में एक सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े 2 परमाणुओं के नाभिकों की मध्य दूरी के आधे भाग को उस तत्व के परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। समान परमाणु माने सेम एटम से बना अगर कोई मॉलिक्यूल है, कोई कंपाउंड है, उसका जो एक मॉलिक्यूल होगा उसमें 2 एटम आपको चूज करने हैं, 2 एटम्स के जो न्यूक्लियस होंगे,
दो एटम कैसे होने चाहिए, साइड बाय साइड जो दो एटम होते हैं और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, उनमें न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस होगी, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एडजेसेंट एटम्स, तो ये यहाँ पर मान लीजिए ये डिस्टेंस है आपकी, इनका जो हाफ होगा वो एटॉमिक रेडियस, वो आपकी कोवेलेंट रेडियस यानी कि सहसंयोजक त्रिज्या मानी जाएगी। तो यानी कि समान परमाणु सेम एटम से बने हुए किसी यौगिक के अणु किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में एक सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े, मतलब एक सिंगल बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए जो आपके दो एटम्स होंगे, उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ कोवेलेंट रेडियस कहलाता है। वो आपकी क्या होगी, सहसंयोजक त्रिज्या यानी कि कोवेलेंट रेडियस होगी। दूसरी जो रेडियस है वो है वॉन्डर वॉल त्रिज्या यानी कि वॉन्डर वॉल रेडियस। वॉन्डर वॉल एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने उन एटम्स के बीच की डिस्टेंस मेजर करी थी जिनके बीच में कोई भी क्या कहते हैं बॉन्ड नहीं है। मींस इस तरह से आपके पास दो मॉलिक्यूल हैं ए बी, ठीक है, और ए से एक एटम जुड़ा हुआ है सी और बी से एक एटम जुड़ा हुआ है डी, तो इन दोनों ने तो आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये दोनों तो कोवेलेंट रेडियस के अंडर में आ जाएंगे, यानी सहसंयोजक त्रिज्या के अंडर में। तो वॉन्डर वॉल ने जो हमें रेडियस बताई थी वो इन दोनों के बीच में, मतलब जिनके बीच, जिनमें आपस में कोई भी बॉन्ड नहीं बनता है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके लिए वॉन्डर वॉल रेडियस के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या होती है देख लेते हैं। तो कह रहे हैं सहसंयोजक बंध से बंधे किसी एक ही तत्व के दो पास पास वाले अणुओं के दो निकटतम परमाणुओं के नाभिक की दूरी का आधा मान उस तत्व के परमाणु की वॉन्डर वॉल्स त्रिज्या कही जाती है। आप केवल डेफिनेशन पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल से आप इसे समझ पाएंगे। अब इसे डायग्राम से कंपेयर करते हैं। सहसंयोजक बंध से बंधे यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड से कंबाइंड एक ही तत्व, एक एलिमेंट के दो पास पास वाले अणु, पास पास वाले अणु माने एडजेसेंट एटम्स, ये दोनों एटम्स हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है। अब इन दोनों में भी जो निकटतम परमाणु होंगे उनमें उनके नाभिकों की दूरी का आधा मान। अब ये दोनों एटम तो सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं तो ये कोवेलेंट के अंडर में आ जाएंगे, सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं तो ये सहसंयोजक त्रिज्या के अंडर में आ जाएंगे। लेकिन इन दोनों से कनेक्टेड दो ऐसे एटम, इनसे जो दो ऐसे परमाणु जुड़े हों जो क्या हों, एक दूसरे के पास हों, इनके बीच में जो दूरी होगी उसका आधा, मतलब इनके जो न्यूक्लियस होंगे उनका जो हाफ होगा वो आपकी वॉन्डर वॉल रेडियस कही जाती है। वॉन्डर वॉल रेडियस को अगर इजी वे में समझना है तो बस इस तरह से समझिए कि दो आपके एटम्स हैं, आपके दो परमाणु हैं जिन्होंने बॉन्डिंग करी हुई है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और उन दोनों एटम से या उन दोनों मॉलिक्यूल्स से ऐसे दो एटम जुड़े हुए हैं जिनमें आपस में बॉन्डिंग नहीं है, जो यहाँ पर सी और डी हैं, इनमें आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन ये जिन दो एटम से जुड़े हुए हैं उन्होंने बॉन्डिंग करी हुई है, तो ये आपके कहलाएंगे नेबरिंग एटम, पड़ोसी परमाणु कह सकते हैं इन्हें, क्योंकि इनके बीच कोई भी बॉन्डिंग नहीं है। इस वजह से वॉन्डर वॉल ने ऐसे एटम्स, ऐसे परमाणु जो आपस में बॉन्डिंग नहीं करे होते हैं, उनके बीच की दूरी का जो आधा भाग होगा, यानी कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसका हाफ क्या कहलाता है, वॉन्डर वॉल रेडियस कहलाता है। यहाँ पर इसका अपना न्यूक्लियस होगा, यहाँ पर इसका अपना न्यूक्लियस होगा, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसका हाफ क्या कहलाएगा, वॉन्डर वॉल रेडियस यानी कि वॉन्डर वॉल त्रिज्या कहलाता है। फिर नेक्स्ट है आपकी क्रिस्टल त्रिज्या यानी कि क्रिस्टल रेडियस। जैसे कोवेलेंट रेडियस जो होती थी वो तब हम मेजर करते थे जब दो एटम या दो मॉलिक्यूल, दो परमाणु या दो अणु सहसंयोजक बंध से या कोवेलेंट बॉन्ड से एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे, तो उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती थी उसका हाफ कोवेलेंट रेडियस कहलाती थी। ऐसे ही जब एक क्रिस्टल फॉर्म होता है तो क्रिस्टल में भी क्या होंगे, एटम्स होंगे, आपके परमाणु होंगे जो एक के बाद एक परमाणु आ रहे होंगे, तो किसी धातु के क्रिस्टल जालक, जो आपका जो मेटल होता है उसमें जो क्रिस्टल फॉर्म कर रहा है, तो क्रिस्टल जब फॉर्म होता है तो 3D स्ट्रक्चर बनता है, एक जाल बना लेता है। तो कह रहे किसी धातु के क्रिस्टल जालक में दो पास पास वाले परमाणुओं के नाभिकों की बीच की दूरी के आधे भाग को उस परमाणु की क्रिस्टल त्रिज्या कहते हैं। थोड़ा सा चेंज किया कि अब हमने कोई मॉलिक्यूल ना लेकर एक क्रिस्टल की बात करी है, तो एक क्रिस्टल के अंदर जो दो एटम्स, जो नेबरिंग एटम्स होंगे, दो एडजेसेंट एटम्स होंगे, पास पास वाले जो परमाणु होंगे, उनमें जो नाभिक है उनके बीच की दूरी का
आधा भाग, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट एटम्स प्रेजेंट इनसाइड अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, the half of the distance between the nucleus of such atoms will called crystal radius। ये आपकी क्या कहलाएगी? crystal radius कहलाएगी। ये देखिए, it is defined as half of the distance between the nuclei of two adjacent metal atoms in the metallic crystal lattice। ये आपकी क्रिस्टल रेडियस की डेफिनेशन होती है, और आप समझ सकते हैं इससे, ये जो आपके क्रिस्टल हैं, सोडियम का क्रिस्टल लिया हुआ है हमने, तो इन दोनों एटम्स, ये दो एडजेसेंट एटम्स हैं, उनके बीच में जो न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है उसका हाफ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 3.72 एंगस्ट्रॉम है, तो इसका हाफ 1.86 एंगस्ट्रॉम, ये इनकी क्रिस्टल रेडियस होगी। वॉन डर वाल रेडियस क्या थी? इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम्स ऑफ टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स। बस ये बात ध्यान देने वाली है। तो ये आपकी है वॉन डर वाल रेडियस एंड क्रिस्टल रेडियस। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट रेडियस है हमारी आयनिक रेडियस। वो क्या होती है? तो एटॉमिक रेडियाई जो हम पढ़ रहे थे, परमाणु त्रिज्या, उसका जो चौथा भाग है, जो चौथा पार्ट है, वो है आयनिक त्रिज्या यानी कि आयनिक रेडियस। सबसे पहले हमने पढ़ ली सहसंयोजक त्रिज्या यानी कि कोवेलेंट रेडियस, जब दो एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। फिर उसके बाद हमने पढ़ लिया कि दो ऐसे एटम भी हो सकते हैं, दो ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जिनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं हो रही है किसी मॉलिक्यूल के अंडर में, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी तो वॉन डर वाल त्रिज्या यानी कि वॉन डर वाल रेडियस होगी। देन थर्ड हमने पढ़ लिया कि हो सकता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो क्रिस्टल फॉर्म में हो, तो हमने क्रिस्टल रेडियस यानी क्रिस्टलीय त्रिज्या पढ़ ली। अब आते हैं, हो सकता है जो एटम्स हैं वो आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हों, वो किस रूप में पाए जा रहे हों? आयंस के फॉर्म में। तो उस कंडीशन में जो दो आयंस होंगे उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? आयनिक रेडियस यानी कि आयनिक त्रिज्या। देख लीजिए क्या होता है, किसी धन आयन, कोई कैटायन हो अथवा ऋणायन या कोई एनायन हो, के नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी उस आयन की आयनिक त्रिज्या कहलाती है। आयंस की जब हम बात करते हैं तो हम एटॉमिक रेडियस वाला ही कॉन्सेप्ट उठाते हैं, जो एटॉमिक त्रिज्या हमारी जो परमाणु त्रिज्या थी उसका ही कॉन्सेप्ट उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर छोटा सा चेंज ये आ जाता है, क्योंकि अब ये परमाणु नहीं रहा, अब ये एटम नहीं रहा, अब ये आयन बन गया। और आयन बनते कैसे हैं? तो मैंने आपको बताया था कि आयन बनने के लिए क्या होता है, जब कोई एटम अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान कर देता है, या इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जैसे सोडियम का बहुत अच्छा एग्जांपल है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, बाह्यतम कोश में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 होने चाहिए। तो इस कंडीशन में ये अपने बाह्यतम कोश का जो आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन किसी को भी जिसको जरूरत हो उसे दे देता है और Na+ बना लेता है। तो इस तरह से ये एक कैटायन बन जाता है, और उसका अंदर वाला जो शेल होती है, जो अंदर का कोश होता है, वो पूरी तरह से 8 इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होते हैं और वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। इसी तरह से क्लोरीन का एक एग्जांपल ले ले। क्लोरीन के मॉलिक्यूल में आउटर मोस्ट शेल में, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो क्लोरीन अगर किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा करने पर क्लोरीन का जो परमाणु है, जो क्लोरीन का एटम है, वो एक आयन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उस पर ऋण आयन यानी कि नेगेटिव चार्ज आएगा, जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, और वो बन जाएगा एक एन आयन। तो इस कंडीशन में आपने देखा कि सोडियम कैटायन बन गया और जो क्लोरीन है वो एनायन बन जाता है। क्यों? अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए। और ऐसे जो एटम स्पीसीज होती हैं जिन पर कोई चार्ज प्रेजेंट हो, कोई आवेश हो, उन्हें ही आयन कहा जाता है। और आयन की जो त्रिज्या होती है, अब आयन की त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए, जैसे ये नाभिक है, ठीक है, और इसका जो बाह्यतम कोश होगा, फॉर सपोज ये Na+ का मैंने यहाँ पे बना दिया, ये बाह्यतम कोश है, ये इसमें 2 कोश पाए जाते हैं सोडियम में, ये पहला कोश है, दूसरा कोश। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगी, तो नाभिक से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, आउटर मोस्ट शेल की जो बाह्यतम कोश की दूरी होगी, इससे ही हम क्या कहलाएंगे? आयनिक त्रिज्या यानी कि आयनिक रेडियस कहते हैं। देखिए, किसी धनायन अथवा ऋणायन के नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी उस आयन की आयनिक त्रिज्या कहलाती है। फॉर एनी कैटायन और एनायन, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल विल कॉल्ड आयनिक रेडियस।
या किसी और वे में कहना है तो किसी आयन के नाभिक से वह प्रभावी दूरी जितनी दूरी तक आयनिक बंध में आयन का प्रभाव होता है उस आयन की आयनिक त्रिज्या कहलाती है। यानी कि आपके न्यूक्लियस से लेकर के वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक आयन क्या करे, आयन पर उसका इफेक्ट रहे, न्यूक्लियस का इफेक्ट रहे, नाभिक का बल रहे, उसे ही हम क्या कहते हैं, उस डिस्टेंस को, उस दूरी को ही आयनिक रेडियस कहते हैं, यानी कि आयनिक त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पे हम देखिए NaCl का एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो Na+ बनाता है और Cl-। Na एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिसकी वजह से सोडियम पर प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन पर माइनस चार्ज। नाउ आयनिक रेडियस जो परमाणु त्रिज्या होती है, जैसे जो परमाणु होता है, जो एटम होता है, वो जब आयन में कन्वर्ट होगा तो आयन में कन्वर्ट कैसे होगा, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन या तो ग्राही होता है, इलेक्ट्रॉन दाता होता है। उस कंडीशन में हमारा जो एटम है, जो परमाणु है, वो आयन बन जाता है। तो इसका मतलब है कि जो आयन्स होते हैं, किसी भी परमाणु के जो आयन होंगे, किसी एटम के जो आयन्स होंगे, उनकी रेडियस, उनकी एटॉमिक रेडियस से डिफरेंट होगी। क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो उसमें डिफरेंस कैसे आएगा और क्यों आएगा, तो देखिए, किसी परमाणु के धन आयन की त्रिज्या उसके परमाणु की त्रिज्या से छोटी होती है, यानी कि जो पॉजिटिव आयन होंगे, जो कैटायन होंगे, उनकी जो रेडियस है वो उनके एटम से क्या होगी, छोटी होगी। रीज़न क्या है, बहुत छोटा सा रीज़न है। अगर आप खुद सोचो कि कोई एटम है, फॉर सपोज सोडियम का आपने एग्जांपल लिया, सोडियम में इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि सोडियम में 11 प्रोटॉन होंगे, और क्योंकि अभी ये आयन नहीं है तो इसमें 11 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होंगे। लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। जैसे ही जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है इसका 1s2, 2s2, फिर इसके बाद 2p6 और 3s1, यानी कि जो बाहतम कोश है वो तीसरा है। बाहतम कोश कौन सा, तीसरा। 3 शेल बनेंगे। जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकालने से दो चीज़ें हुई। एक तो ये अब इसका बाहतम कोश दूसरा रह गया, तो भी साइज क्या हो गया, छोटा। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल कि मान लो यहाँ पर क्या कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते, तब क्या होता कि प्रोटॉन, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं किसी भी बाहतम कोश से, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो प्रोटॉन तो उतने ही रहते हैं। प्रोटॉन पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। 11 प्लस का है फॉर सपोज, और माइनस का कितना बचा, 10 बचा। तो जो अट्रैक्शन फोर्स है, बचे हुए इलेक्ट्रॉनों पर जो आकर्षण बल है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, नाभिक के पास आ जाते हैं। और नाभिक के पास आने की वजह से साइज थोड़ा सा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो धन आयन की जो त्रिज्या होती है, कैटायन की जो रेडियस होती है वो, यानी ये जो कैटायन है इसकी जो रेडियस होगी इस एटम से, परमाणु से, उसके परमाणु से क्या होती है, कम होती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, Na का जो एटम है उसकी रेडियस होती है 1.56, और जो उसका धनायन होता है उसकी रेडियस होती है 0.95। रीज़न देखिए, 281 3 शेल पाई जा रही हैं, 2,8 केवल 2 शेल पाई जा रही हैं। तो इस वजह से जो कैटायन होते हैं उनकी रेडियस उनके परमाणु से छोटी होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो एनायन की रेडियस होगी वो क्या होगी, वो उसके परमाणु से बड़ी होती। क्यों, किसी ऋणायन की त्रिज्या उसके परमाणु की त्रिज्या से सदैव बड़ी होती है। यानी कि कोई भी जो एनायन होगा आपका, उसकी जो रेडियस होगी, एनायनिक रेडियस होगी, जो ऋणायन त्रिज्या होगी, वो उसके एटॉमिक रेडियस से बढ़ जाती है। रीज़न सिंपल सा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या, इलेक्ट्रॉनों के नंबर्स बढ़ेंगे लेकिन प्रोटॉन आपके क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इस कंडीशन में जो प्रोटॉन है वो उतना अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा पाएगा। उल्टा होगा क्या कि जो बढ़े हुए इलेक्ट्रॉन हैं वो पहले से ही प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन शो करेंगे, प्रतिकर्षण शो करेंगे, प्रतिकर्षण दर्शाएंगे, और प्रतिकर्षण की वजह से वो क्या हो जाते हैं, दूर भागते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन दूर भागेंगे तो जो एटम का साइज है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिस वजह से जो एनायनिक रेडियस है वो एटॉमिक रेडियस से बड़ी होती है। ये फैक्ट हैं जो हमें पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि ये जो एटॉमिक रेडियस है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट, यानी कि आवर्त में बाएं से दाएं, तथा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इनमें क्या परिवर्तन आता है। चलिए देखते हैं। देखिए, वर्ग में, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं। किसी ग्रुप में जब आप कहाँ जाओगे, ऊपर से नीचे मूव करोगे, तो जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होंगी,
इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती हैं। क्यों? रीज़न बहुत सिंपल है। जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होती हैं, जो कोश होते हैं, वो क्या होते जाते हैं? बढ़ते जाते हैं। डायग्राम याद कर लीजिए, जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे थे तो शेल्स के नंबर क्या हो रहे थे? इंक्रीज हो रहे थे। जब कोशों की संख्या बढ़ेगी, जब शेल्स इंक्रीज होंगे, तो उनकी जो रेडियस, जो डिस्टेंस है, जो बाहतम कोश है, जो आउटर मोस्ट शेल है, वो क्या होता जाएगा? न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, और जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ती जाती है। इसके अलावा एक और रीज़न होता है, कह रहे हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग प्रभाव क्या होता है, या शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, कि जब आपके नाभिक के चारों तरफ, जो आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ जब शेल्स बढ़ते हैं, जब कोश बढ़ते हैं, तो उनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। अब एक केस आप सोच लीजिए कि जो आपका पहला पीरियड है उसमें सिर्फ एक शेल है, और आपके 7वें पीरियड में 7 कोश हैं, और उन 7 कोशों में, 7 शेल्स में, 7 जो शेल्स होंगी, खचाखच इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, और ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं अपनी प्लेस बनाने के लिए, मतलब कि बंद है, उस एटम के अंदर बंद है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपल्ड कर रहे होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे होते हैं, एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगा रहे होते हैं। तो यही ये कह रहे हैं कि अंदर के कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के आवरण प्रभाव, स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण नाभिकीय आवेश का प्रभाव उतना नहीं होता है जितना कि अपेक्षा की जाती। भाई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे, और बाहर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से होना क्या चाहिए था? प्लस बढ़ रहा है न्यूक्लियस में, नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन बाहर बढ़ रहे हैं, तो आकर्षण बल बढ़ना चाहिए था, अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए था। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज छोटा होता जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इतना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट लगाने लगते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, कि जिसकी वजह से जो बाहतम कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो क्या होता जाता है? दूर होता जाता है। और एक और सिंपल सा रीज़न आपने पहले ही पढ़ लिया, कि जैसे जैसे आप क्या करोगे, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे, किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे, तो जो आपके नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, जो आपके कोशों की संख्या है, वो बढ़ती जाती है। इस वजह से परमाणु का जो त्रिज्या है, जो एटॉमिक रेडियस है, वो भी बढ़ती जाती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और वहीं पर अब पीरियड में आ जाओ, आवर्त में आ जाओ, बाएं से दाएं जाओ, लेफ्ट टू राइट जाओ, तो जब किसी सेम पीरियड में रहना है, उसी आवर्त में रहना है, तो कोश की संख्या तो समान रहेगी। लेकिन उसी कोश में जब आप पहले वर्ग में यहाँ पर लेफ्ट में हो, तो क्या है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और राइट में पहुंच गया 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर सिर्फ एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। कहाँ? यहाँ पर आकर्षण बल क्या हो जाएगा? इसके कंपैरिजन में बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। तो जैसे जैसे नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है वो बढ़ रहे हैं, और बाहर, नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ रहे हैं, तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल भी बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट शेल, जो बाहतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है, उसे तेजी से अपनी तरफ खींचना चालू करता है। और इस कारण जो लेफ्ट टू राइट जाने पर धीरे धीरे, जैसे जैसे आप बाएं से दाएं तरफ जाओगे, वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या का मान, जो एटॉमिक रेडियस की जो वैल्यू है, वो धीरे धीरे क्या होती जाती है? कम होती जाती है। और ये जो आकर्षण बल होता है, उसको जेड इफेक्टिव भी कहा जाता है, न्यूक्लियस इफेक्टिव चार्ज भी कहते हैं, यानी कि नाभिक प्रभावी बल के नाम से जाना जाता है। शो करते हैं जेड इफेक्टिव। तो ये रीज़न था एटॉमिक रेडियस क्या होती है, और एटॉमिक रेडियस पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ती है कि घटती है। तो ये आपको पढ़ना है। बाकी जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको कल सेंड करी जाएंगी। इसी तरह से आपको उनमें भी पीरियोडिसिटी पढ़नी है, कि कब बढ़ेगी और कब घटेगी। कुछ एक्सेप्शन आएंगे, वो भी आपको साथ में पता करते चलना है। ओके क्लास, थैंक यू। नाउ सी द वीडियोज़, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क।